बच्चों, मैं कमलेश शर्मा एक बार आप सबके बीच फिर से उपस्थित हुआ हूँ। और आज बेटा हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के भौतिक और रासायनिक गुण की। तो बेटा आपको ये पूरा का पूरा वीडियो देखना है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक गुण में है क्या क्या। तो क्या होता है बेटा कि जो आपके कार्बन 1 से लेके कार्बन 9 तक के जो आपके मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, कितने कार्बन से हम बात कर रहे हैं बेटा? कार्बन 1 से लेकर के 4 तक के। तो कार्बन 1 से 4 तक के मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है ना बेटा, वो कैसे होते हैं? रंगहीन द्रव होते हैं। लेकिन अगर हम इसके उच्च की बात करें, जो कार्बन 5 से लेकर हुआ है उससे ऊपर, तो वो बेटा आपके मोम जैसे ठोस होते हैं। लेकिन होते बेटा ये भी आपके कलरलेस ही हैं। ये भी कैसे होंगे? रंगहीन। कहने का मतलब ये है कि आपका बेटा कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसा भी हो, चाहे वो निम्न चाहे वो निम्न कार्बोक्सिलिक अम्ल हो और चाहे वो उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल हो, उनका कलर कैसा होगा? उनका कलरलेस ही होगा। मतलब उनमें किसी भी प्रकार का कोई रंग नहीं होगा। हाँ, बस इतना है कि 1 नंबर से लेकर के 4 नंबर तक के जो कार्बन होंगे, वहां तक अगर हम देखेंगे तो आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल द्रव अवस्था में मिलेगा। लेकिन इसके बाद जो है ना, आपको वो मोम जैसा ठोस मिलेगा। मोम जैसा ठोस मतलब ज्यादा हार्ड ठोस नहीं होता है, मुलायम ठोस होता है, सॉफ्ट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है ना? चलो आगे चलते हैं बेटा। अगर हम बात करें बेटा कार्बन 1 से कार्बन 3 तक वाले कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बन 1 से कार्बन 3 तक वाले जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ना बेटा, उनमें तीक्ष्ण गंध आती है। कैसी आती है? तीक्ष्ण, यानी कि स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है उनमें। अपन ज्यादा देर उसको सूंघ नहीं सकते, थोड़ा सा सूंघेंगे तो दिमाग में चढ़ जाएगा वो सीधा सीधा। ठीक है ना? तो उसे कहते हैं तीक्ष्ण गंध। लेकिन बेटा जो कार्बन 4 से 9 तक के होते हैं ना, कार्बन 4 से 9 तक के जितने भी आपके कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, उनमें बेटा आपके सड़े मक्खन जैसी गंध आती है। मक्खन तो आप सभी जानते होंगे। हाँ, बस वही जो आप समझ रहे हो, उसको केवल बेटा 15-20 दिन तक आप ऐसे ही रखा रहने दो, तो उसमें जो आपकी गंध आती है वही आती है आपके कार्बन 4 से लेकर के कार्बन 9 तक। लेकिन बेटा हम कार्बन 9 के ऊपर के कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम बात करें, तो कार्बन 9 के ऊपर जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, वो बेटा आपके क्या होते हैं? गंधहीन होते हैं। तो वही देखो लिखा है कि उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है ना बेटा, वो कैसे होते हैं? गंधहीन हो। क्लियर हो गया इतना? अब आगे चलते हैं बेटा। आगे लिखा है कि कार्बन 1 से लेकर के 4 तक के जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना, वो बेटा जल में विलय होते हैं। मतलब वो पानी में आसानी से जाती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि ये बेटा जल के अणु के साथ क्या करते हैं? हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। जल के अणु के साथ क्या करते हैं? हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। लेकिन बेटा अगर हम उच्च, इससे भी ज्यादा ऊपर की बात करें, मान लो कार्बन 5 से लेकर ऊपर, तो बेटा उच्च जो आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं ना, वो बेटा जल में नहीं घुले होते हैं। क्यों नहीं घुले होते हैं? क्योंकि बेटा जैसे जैसे आर का मान बढ़ेगा, आर बढ़ेगा, या ये हम कह दें कि हाइड्रोकार्बन श्रृंखला बढ़ेगी, तो बेटा हाइड्रोकार्बन श्रृंखला बढ़ेगी या ये कहते हैं आर का मान बढ़ेगा, तो क्या होता है? उनकी सॉल्युबिलिटी जो है ना, या विलेयता, ये क्या होती है बेटा? कम हो जाती है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि बेटा जो आपका हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है, वो आपकी जल विरोधी होती है। और जैसे जैसे ये श्रृंखला बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे जल से क्या होता जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का विरोध बढ़ता जाएगा, अर्थात जल में वो नहीं घुलेंगे। चलो आगे देखते हैं। आगे लिखा है बेटा, लिखा है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्वथनांक एल्कोहल से अधिक होता है। क्या लिखा है बेटा? कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना, इसका क्वथनांक जो है ना बेटा, वो एल्कोहल से ज्यादा होता है। अब उसका कारण क्या है? तो होता क्या बेटा कि जो आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना, करता है प्रबल हाइड्रोजन बंध बनाता है इन कंपेरिजन टू एल्कोहल। अगर हम एल्कोहल से तुलना करें तो कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या करता है बेटा? ज्यादा मजबूत हाइड्रोजन बंध बनाता है। अब कोई भी चीज ज्यादा मजबूत होगी बेटा, तो उसको तोड़ने के लिए ऊर्जा भी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो इसीलिए क्या होता है बेटा, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना, इसका क्वथनांक ज्यादा होता है। तो वही लिखा है, देखो आगे कारण भी लिख दिया मैंने कि RCOOH यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के बीच बनने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड एल्कोहल के बीच बनने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड से अधिक प्रबल है। आगे देखो बेटा लिखा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण एसिटिक अम्ल वाष्पशील अवस्था में के रूप में होता है। या तो ये कह दो आपकी हाइड्रोजन बंध के कारण, या हम ये कहते हैं कि बेटा जब हम एसिटिक एसिड को किसमें? बेंजीन में घोलते हैं, तो भी ये क्या बनाता है? द्विलक बनाता है। लेकिन वो बनाता कब है द्विलक? जब आपका हाइड्रोजन बंध बनता है। जैसे बेटा हमने लिखा CH3COOH, इधर भी लिखा CH3COO और H, तो ये वाला ऑक्सीजन
और ये वाले हाइड्रोजन आपस में क्या करेंगे बेटा, ये देखो डॉट डॉट दिख रहा है ना, इधर भी डॉट डॉट डॉट, ये बेटा आपका क्या है, हाइड्रोजन, दो अणु हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ जाते हैं और क्या बनाते हैं बेटा, द्विलक बनाते हैं, डाइमर बनाते हैं। क्लियर हुआ। अब देखो आगे, आगे लिखा कि बेटा सम संख्या वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के गलनांक, सम संख्या वाले मतलब 2 4 6 8 10, समझ गए ना। तो सम संख्या वाले यानी कि इवन नंबर वाले जो भी आपके कार्बोक्सिलिक एसिड है ना बेटा, उनका गलनांक जो है ना वो विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर वाले जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड है ना उनसे ज्यादा होता है। अब उसका कारण क्या, क्यों ज्यादा होता है, तो आप देखते हैं। तो यहाँ पर पहले हमने लिखा क्या, पहले तो वो देख रहे थे, सम संख्या वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के गलनांक विषम संख्या वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल से अधिक होता है। तो एक देखो हमने सम संख्या वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाया, 1 2 3 4, 4 कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसका मतलब ये सम संख्या वाला है, इसका गलनांक है ज्यादा, 1 2 3 4 5, यानी कि विषम संख्या, क्योंकि 5 नंबर विषम संख्या में आती है, इसका विषम है तो इसलिए ये आपका गलनांक क्या करता है, कम शो करता है। अब देखो बेटा आगे क्या लिखा है, कारण देखो हमने क्या लिखा भाई, इसका क्यों होता है, तो लिखा कि सम संख्या वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल क्रिस्टल में सही से समाहित होकर प्रबल जालक बनाते हैं। यानी कि ये जो सम संख्या वाले होते हैं, अब ये क्रिस्टल में सही से समाहित कैसे हो जाते हैं, क्योंकि बेटा इसमें क्या होता है, जो आपका मैथिल या ये कहते हैं एल्किल ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, वो एक दूसरे के विपरीत होता है। जब वो एक दूसरे के विपरीत होता है तो वो आसानी से क्रिस्टल में समाहित हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं क्या बेटा, मैथिल ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये क्या होते हैं, एक ही समान दिशा में होते हैं। जब ये समान दिशा में होते हैं तो ये क्या करते हैं, क्रिस्टल में सही से समाहित नहीं हो पाते, जिससे इनका क्रिस्टल जालक ज्यादा मजबूत नहीं बनता। यही कारण है कि इनका गलनांक कम होता है। आगे आगे लिखा कि अगर ArCOOH, ArCOOH का मतलब जानते हो बेटा, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लियर है ना, का गलनांक व क्वथनांक, MP मतलब मेल्टिंग पॉइंट, VP मतलब बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि गलनांक व क्वथनांक एलिफेटिक, RCOOH लिखा ना, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल से उच्च होता है। अब क्यों होता है, उसका रीजन ये लिखा है, फिर से देख लेना, ये बेटा एक क्वेश्चन से लिखा है, ये समझ लो आप, इसके पूछने के चांसेस ज्यादा है। क्या लिखा है कि एरोमेटिक अम्ल का गलनांक व क्वथनांक एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल से उच्च होता है। क्यों होता है, क्योंकि एरोमेटिक वलय समतलीय है। कैसी है बेटा, समतलीय, यानी कि एरोमेटिक वलय जैसे मान लो हम बेंजीन रिंग बनाते हैं, वो समतल में ही बनती है, एक ही तल में बनती है, जिसका नाभिक क्रिस्टल जालक में बहुत अच्छे से व्यवस्थित हो जाता है। अब वो समतली है तो उसका नाभिक क्या होता है बेटा, क्रिस्टल जालक में बहुत ही अच्छे से व्यवस्थित हो जाता है। तो बेटा जो आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं ना, उनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये थे बेटा आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ इंपॉर्टेंट भौतिक गुण। आया आपको समझ में, आया है तो बेटा जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे आपको बताते हैं। अब देखो बेटा आगे अब हम बात करते हैं रासायनिक गुण की। तो रासायनिक गुण में हम बेटा सबसे पहले बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अम्लीय गुण की, भाई जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है ये कैसे अम्लीय है। तो सबसे पहले तो देखो बेटा हम क्या करते हैं कि हम कार्बोक्सिलिक अम्ल को लें और इसको जल में घोलें, तो क्या होगा, होगा क्या बेटा, ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना ये टूटेगा ऐसे आपका RCOO- और H+ में। तो ये RCOO- तो ये लिखा, लेकिन है क्या बेटा कि जो आपका जल है ना, तो इसका एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को दे देगा, हाइड्रोजन को देगा तो इसका मतलब हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्डिंग बनाएगा। तो जब ऑक्सीजन ने इसको इलेक्ट्रॉन दिए तो ऑक्सीजन तो आया प्लस चार्ज और दो हाइड्रोजन ऑलरेडी थे, एक ही और आके जुड़ गया तो बन गया H3O+। बेटा इसका नाम है हाइड्रोनियम आयन, इसका नाम क्या है, हाइड्रोनियम आयन। अब देखो बेटा, अब चूंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, सीधी सी बात है इस पर साम्यावस्था लागू हो जाएगी। तो साम्यावस्था लागू हो जाएगी तो हमने बेटा सीधा सीधा इसका देखो साम्य निकाला, तो K बराबर, पहले हम उत्पाद को लिखते हैं, तो उत्पाद को लिखा RCOO- एक्टिव मास RCOO- एक्टिव मास H3O+ और अपॉन में एक्टिव मास RCOOH और H2O। इस H2O को बेटा हम इधर लाए तो KH2O बराबर हो जाएगा RCOO- H3O+ अपॉन में RCOOH। क्लियर हो गया। अब बेटा हमने KH2O को लिखा Ka, बाकी ये तो सेम ही है। तो ये बेटा जो Ka है ना, ये है अम्ल वियोजन स्थिरांक। क्या है, अम्ल वियोजन स्थिरांक। और अब बेटा अम्ल वियोजन स्थिरांक जो है ना वो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। कहने का मतलब यह है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी ज्यादा होगी Ka का मान उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। और Ka का मान बेटा जितना ज्यादा होगा अम्लता भी उतनी क्या होगी, अम्ल की ज्यादा होगी। तो वही है, देखो आगे हमने लिखा भी है कि Ka का मान जितना ज्यादा होगा, ये एरो का मतलब है ज्यादा, उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। इस चीज को बहुत ही अच्छे से देख लेना। आगे देखो बेटा,
आगे हमने लिखा है कि के के ऋणात्मक लघु गुणक को पीके कहते हैं। प्रैक्टिकली बेटा हम हमेशा के ना निकाल के पीके निकालते हैं, तो इसलिए हमने लिख दिया आपका के का जो ऋणात्मक लघु गुणक होता है वो पीके कहते हैं, अर्थात पीके जो होगा वो माइनस का लॉग बेस 10 के होगा। समझ गए ना। अब क्या होता है बेटा, जो पीके है, पीके और के ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अपोजिट का मतलब अगर के का मान बढ़ रहा तो अम्लीय गुण बढ़ रहा था, लेकिन का मान बढ़ेगा तो अम्लीय गुण क्या होगा, कम होगा। तो देखो हमने आगे लिखा भी है कि अगर कार्बन की संख्या बढ़े, या हम ये कहते हैं कि अणुभार बढ़े, या ये कहते हैं कि पीके का मान बढ़े, तो बेटा क्या होगी, अम्लता जो है ना वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब देखो बेटा पीके का मान, इस चीज को बहुत ही अच्छे से समझना। पीके का मान अगर किससे कम है बेटा, 1 से कम है, तो आपका अम्ल कैसा होता है, प्रबल, है ना। और पीके का मान अगर बेटा 15 से ज्यादा है तो अम्ल कैसा होता है, दुर्बल। इस चीज को बहुत ही अच्छे से याद कर लेना ताकि आपके दिमाग में बना रहे। क्लियर हो गया। अब देखो बेटा आगे, एक तो ये रीजन हो गया। अब दूसरा देखो बेटा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना, अगर हम इसको तोड़ेंगे, देखो इसको थोड़ा सा हमने ओपन करके लिखा तो RC डबल बॉन्ड O और H। तो आपको बता दें बेटा इस OH वाले बॉन्ड की बात करें तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है ना वो किसकी तरफ शिफ्ट रहते हैं बेटा, ऑक्सीजन की तरफ। ये देखो हमने दिखाया है। अब ये ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट रहते हैं तो इस पे क्या जाता है, आंशिक ऋण, और इस पर आंशिक धन, यानी कि ये वाला जो बंध है वो कैसा बेटा, अधिक ध्रुवीय बंध है। अधिक ध्रुवीय बंध है तो ये क्या कर सकता है बेटा, अब यहाँ पर देखो H पे प्लस चार्ज आ रहा है, इसके कारण भी हम कह सकते हैं कि ये क्या है, आपका अम्ल है। आगे देखो बेटा जब ये H प्लस निकाल देता है तो बनता क्या है, देखो जैसे H प्लस निकाला तो RCOO माइनस यानी कि कार्बोक्सिलेट आयन बना। तो बेटा जो आपका कार्बोक्सिलेट आयन है ना ये क्या करता है, अनुनाद दिखाता है। तो ये देखो RC डबल बॉन्ड O माइनस, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हमने इसको दिए, जब पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे दिए तो इस पे आया होगा बेटा क्या, माइनस, और इस कार्बन पे क्या आया होगा, प्लस। तो ये प्लस और माइनस आपस में बॉन्ड बना लेंगे, तो ये प्लस माइनस ने आपस में बॉन्ड बना लिया और इस वाले पे आ गया माइनस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये एक स्ट्रक्चर रही। तो ये अनुनादी संरचनाएं हैं इसकी, और ये अनुनादी संकर है, मतलब हमने यहाँ दिखाया कि माइनस चार्ज है ना वो इस ऑक्सीजन से इस ऑक्सीजन तक रोटेट हो रहा है, मतलब दोनों ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज हो सकता है। क्लियर। तो ये थी इसकी अनुनादी संरचना। तो अब इसने क्या दिखाया बेटा कि अनुनाद द्वारा स्थायित्व ग्रहण कर लिया, इसका मतलब है RCOO माइनस जो है ना H प्लस त्यागने के बाद स्थायी है, तो इसका मतलब क्या है, ये आपका अम्ल है। आगे देखो वही लिखा भी है कि RCOOH आयन H प्लस आयन त्यागने के बाद, यानी कि जब ये H प्लस आयन त्याग देते हैं तो क्या बनता है, RCOO माइनस आयन बनता है, जो अनुनाद द्वारा क्या कर लेता है बेटा, अधिक स्थायी होता है। अब देखो हमने कुछ आपके क्वेश्चंस लिखे हैं। क्वेश्चन ये लिखा है कि बेटा एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय प्रकृति बताओ। भाई कार्बोक्सिलिक अम्ल और अम्ल है ना, सॉरी कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल है, इसमें बेटा कौन सा ज्यादा अम्लीय है। तो सीधी सी बात है बेटा क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल अधिक अम्लीय है। क्यों अम्लीय है, क्योंकि बेटा अभी हमने आपको बताया कि अनुनाद द्वारा स्थायी ग्रहण कर लेते, लेकिन एल्कोहल क्या करता है, अनुनाद नहीं दिखाता है। देखते हैं फिर भी क्या लिखा है। तो लिखा है बेटा कार्बोक्सिलिक अम्ल अधिक स्थायी है क्योंकि RCOO माइनस यानी कि कार्बोक्सिलेट आयन अनुनाद द्वारा स्थायित्व ग्रहण कर लेता है, जबकि RO माइनस एल्कोक्साइड आयन अनुनाद नहीं प्रदर्शित करता है, अर्थात ये अनुनाद को नहीं दिखाता है। इस कारण की क्या होता है बेटा कि जो आपका एल्कोहल है ना वो आपका दुर्बल अम्ल है, और आपका बेटा जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो क्या है, प्रबल अम्ल है। आगे देखो लिखा बेटा C6H5OH मतलब फिनॉल। फिनॉल अम्ल की अगर हम अम्लीय प्रकृति की बात करें तो बेटा फिनॉल और कार्बोक्सिलिक अम्ल की अगर हम अम्लीय प्रकृति की बात करें ना तो बेटा क्या होता है, जो आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो अधिक अम्लीय है। उसका कारण क्या है बेटा, अनुनाद। हालांकि अनुनाद तो आपका फिनॉल भी दिखाएगा, क्योंकि फिनॉल से जब H प्लस निकल जाएगा तो फिनॉल वो भी अनुनाद दिखाएगा। अब होता क्या बेटा, अनुनाद में एक रूल होता है, वैसे तो आपको सबको पता होगा कि अनुनाद में क्या होता है कि संरचनाएं जिसकी ज्यादा होंगी वो ज्यादा अधिक स्थायी होगा। तो आप सोच रहे हो सर फिनॉल होना चाहिए, क्योंकि फिनॉल 5 अनुनादी संरचनाएं दिखाता है। अनुनादी संरचनाएं तो आपने पढ़ी होंगी, तो 5 अनुनादी संरचनाएं दिखाता है। लेकिन बेटा एक रूल और भी होता है कि अनुनादी संरचनाओं में वही अनुनादी संरचनाएं अत्यधिक स्थायी होती हैं जिनके पास जो आपका विद्युत ऋणात्मक परमाणु है उस पर ऋण आवेश हो। क्या बताया हमने कि अनुनादी संरचनाओं में वही संरचना अधिक स्थायी होगी जिनके अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु पर ही ऋण आवेश हो। समझ गए ना। जैसे अब देखते हैं, तुमने लिखा है कि फिनॉल व कार्बोक्सिलिक अम्ल दोनों अनुनाद प्रदर्शित करते हैं। फिनॉल व कार्बोक्सिलिक अम्ल दोनों क्या करते हैं, अनुनाद प्रदर्शित करते हैं। अब ये अनुनाद द्वारा क्या करते हैं बेटा, स्थायित्व ग्रहण करते हैं, परंतु अब देखना, परंतु जब ऋण आवेश अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु पर होता है, ऋण आवेश जो है ना वो किस पर हो, अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु पर होता है, तो संरचना अधिक स्थायी होती है। परंतु इसके विपरीत
हमने क्या कहा कि जो आपका ऋण आवेश है वो अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु पर तो संरचना स्थायी होता है, अगर इसके विपरीत जाए उल्टा बोल दे तो संरचना क्या होती है, अस्थायी होती है। अब देखो कारण लिखे हमने लिखा कि बेटा RCOO माइनस आयन की ऋण आवेश, RCOO माइनस आयन है ना, इसमें ऋण आवेश विद्युत ऋणात्मक ऑक्सीजन परमाणु पर होता है। देखो बेटा तो यहाँ पर ऑक्सीजन ही तो है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीन ही तत्व हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल में, तो क्या हो जाएगा बेटा, इसमें जो ऋण आवेश है वो ऑक्सीजन है। और बेटा आपको पता है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी है, ऑक्सीजन की, और उसी पर ऋण आवेश है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि ऑक्सीजन पर यानी कि अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु पर ही आवेश है, तो इसलिए ये क्या है, अधिक स्थायी है। लेकिन अगर हम फिनॉक्साइड आयन की बात करें तो फिनॉक्साइड आयन क्या होती है बेटा, 5 संरचनाएं होती हैं, 5 में से 2 संरचनाओं में तो ऑक्सीजन पर ऋण आवेश होता है, लेकिन 3 संरचनाओं पर होता है कार्बन पर। अब कार्बन और ऑक्सीजन में विद्युत ऋणात्मकता किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की, और ऋण आवेश किस पर है, कार्बन पर। इसका मतलब क्या है कि जो कार्बन पे जिस पे ऋण आवेश है ना, ये वाली संरचनाएं क्या कर रही हैं, इनके अम्लीयता को कम कर रही हैं। तो वही कारण है बेटा कि जो आपका फिनॉक्साइड आयन है वो अनुनाद तो प्रदर्शित करता है, लेकिन इनकी 3 संरचनाओं पर क्या होता है बेटा, परमाणु पर ऋण आवेश होता है। यही कारण है कि जो फिनॉल है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्या है, कम अम्लीय है। हाँ, लेकिन फिनॉल एल्कोहल से ज्यादा अम्लीय हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये अनुनाद दिखा रहा है ना, जबकि एल्कोहल तो हम अनुनाद दिखाई नहीं रहा। अगर हम इन तीनों की कंपेयर करें तो तीनों की कंपेयरिंग में क्या होगा बेटा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल सबसे ज्यादा अम्लीय, फिनॉल की अगर हम बात करें तो उससे कम, और एल्कोहल बेटा सबसे कम अम्लीय होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आप बेटा इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे। अब देखो बेटा, अब हम बात करते हैं कि जो आपके प्रतिस्थापी समूह जुड़े होते हैं ना कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ, अब उसकी हम बात करते हैं। अगर ये किस प्रकार से जुड़ेंगे तो इस पर किस प्रकार से अम्लीय या क्षारीय गुणों में इफेक्ट डालेंगे। तो अब देखो बेटा, हम बात करते हैं अम्लीय प्रबलता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव, यानी कि हम इसकी अम्लीय प्रबलता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव देखना चाहते हैं। तो देखो बेटा क्या होता है कि अगर -I प्रभाव वाला कोई समूह जुड़ा होगा तो ये क्या करेंगे, उसकी अम्लीयता को अर्थात अम्लीय गुण को बढ़ाएंगे, क्योंकि -I प्रभाव वाला समूह है ना वो अम्लीय गुण को बढ़ाता है। लेकिन बेटा अगर इसके अपोजिट चले, मान लो बाई चांस +I प्रभाव वाला समूह जुड़ा होगा तो बेटा +I प्रभाव वाला समूह जो है ना वो क्या होता है, अम्लीय गुण के अपोजिट होता है, अर्थात वो क्षारीय गुण को बढ़ाएगा और अम्लीय गुण को क्या करेगा, कम करेगा। तो ये 2 फैक्टर्स हैं। तो देखो बेटा, बात करते हैं पहले तो -I प्रभाव वाले समूह कौन से हैं। तो -I प्रभाव वाले समूह तो क्या है बेटा, C6H5 फेनिल, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, साइनाइड, नाइट्रो है ना, CF3 ETC, ये बहुत सारे आपके ग्रुप होते हैं, लेकिन मोस्टली बेटा यही जुड़े होंगे आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ। और अगर बेटा हम +I प्रभाव वाले की बात करें तो बेटा +I प्रभाव में कौन कौन से ग्रुप होते हैं, तो बेटा आपके जैसे एल्किल ग्रुप हुआ है ना। अब एल्किल का मतलब बेटा ये है कि यहाँ टर्सरी भी हो सकता है, प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है। इसके अलावा बेटा OCH3 है ना, ETC, बहुत सारे ऐसे यौगिक हैं जो क्या करते हैं, +I प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। अब होता क्या बेटा कि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह क्या करता है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह बेटा ये जैसे मान लो कि ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है ये, ठीक है, और यहाँ पर ये कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये ग्रुप जुड़ा है, मान लो हमने माना कि ये आपका इलेक्ट्रॉन आकर्षी यानी कि -I प्रभाव वाला समूह मान लेते हैं, सपोज मान लेते हैं कि ये आपका -I प्रभाव वाला है। तो -I प्रभाव वाला क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। जब बेटा इलेक्ट्रॉन को ये अपनी ओर खींचेगा तो क्या हो जाएगा बेटा, जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा तो कार्बन क्या करेगा, इस ऑक्सीजन से हेल्प मांगेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर उधर करेंगे, समझ गए ना। तो होगा क्या, तो ये वाला जो आपका OH है ना, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींच लेता है। क्यों, क्योंकि अब कार्बन इनको बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नहीं देता है। तो बेटा यहाँ से आसानी से H+ निकलता है। इसका मतलब है कि अगर -I प्रभाव वाला ग्रुप जुड़ा होगा ना तो वो क्या करेगा, तो बेटा वो आपका अम्लीय गुण दर्शाएगा। तो वही देखो लिखा है। अब हमने लिखा कि -I प्रभाव वाले समूह की संख्या बढ़ने पर अम्लीयता बढ़ेगी। ये पॉइंट अच्छे समझना, -I प्रभाव वाले अगर समूह की संख्या बढ़ेगी तो बेटा क्या होगा, उनकी अम्लीयता बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी, देखो बेटा जैसे यहाँ पर हमने CH3 लिया, एक H हटाया, देखो CH2 किया, एक Cl लगा दिया। यहाँ पर क्या किया बेटा, हमने 2 H हटा दिए, देखो CH3 था, 2 H हटाया तो CH बचे, 2 आपके हमने Cl2 लगा दिए।
यहाँ पर क्या किया बेटा हमने तीनों H हटा दिए और 3 Cl लगा दिए। तो सबसे ज्यादा माइनस आई प्रभाव वाला, क्योंकि माइनस आई प्रभाव वाला दिख ही रहा होगा आपको, Cl क्या है माइनस आई प्रभाव वाला ग्रुप है, तो माइनस आई प्रभाव सबसे ज्यादा किस में है, इसमें। तो वही लिखा कि बेटा अगर आई प्रभाव वाले समूह की संख्या बढ़ेगी तो अम्लीयता क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा, जिसके पास सबसे ज्यादा माइनस आई समूह होंगे। जैसे इस पर आपका ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में क्या है बेटा आपका 3 Cl है, डाइक्लोरोएसिटिक एसिड में कितने हैं 2 हैं, और मोनोक्लोरो में कितने हैं 1 है, और यहाँ एसिटिक एसिड में 1 भी नहीं है। तो इसका मतलब सबसे कम अम्लीयता एसिटिक एसिड की, सबसे ज्यादा किसकी है, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड की। आगे देखो बेटा हमने कुछ और एग्जांपल दिए, जैसे HCOOH, C6H5 COOH, CH3 COOH, और यहाँ पहले यहाँ बात करें तो बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ तो कोई ग्रुप है नहीं कि सबसे ज्यादा, लेकिन यहाँ पर क्या बेटा C6H5 फेनिल ग्रुप है ना, तो फेनिल ग्रुप की अगर हम कंपेरिजन इससे करें या इससे करें तो यहाँ पर क्या देखो बेटा ये एल्किल ग्रुप है जो कि प्लस आई प्रभाव है, प्लस आई प्रभाव, ये माइनस आई प्रभाव, तो माइनस आई प्रभाव की ज्यादा होगी। लेकिन यहाँ प्लस आई प्रभाव 1 कार्बन का है, यहाँ 2 कार्बन का है, तो 2 कार्बन से हमेशा, क्योंकि 2 कार्बन का मतलब क्या प्लस आई प्रभाव बढ़ेगा तो अम्लीय गुण घटेगा, यानी कि जैसे जैसे एल्किल ग्रुप का मान बढ़ता जाएगा वैसी वो अम्लीयता उसकी कम होती जाएगी। इसका मतलब इन दोनों में किसकी, इस होगी। अब देखो फॉर्मिक एसिड बेटा ये क्या होता है, सबसे ज्यादा अम्लीय होता है। फॉर्मिक एसिड क्या होता है, सबसे ज्यादा अम्लीय होता है, तो वो पहले नंबर पर रहेगा, बाकी ये 3 आपके इस प्रकार से अरेंज हो जाएंगे। अब देखो बेटा प्रतिस्थापियों की दूरी बढ़ने पर क्या होती है, जैसे मान लो ये प्रतिस्थापी आपने जोड़े हैं ना -, अगर इनकी दूरी बढ़ती जाए तो क्या होगा, तो बेटा आपकी अम्लीयता भी घटती है। कैसे घटती है, देखो बेटा हमने CH3CH यहाँ जोड़ दिया, दूसरे नंबर पे Cl जोड़ा COOH, यहाँ देखो CH3CH2 दूसरे पे ना जोड़ करके हमने तीसरे वाले कार्बन पे आ गए, ये 1 ये 2 3, यानी कि COOH से इसकी दूरी बढ़ गई, और यहाँ पर ये पास में ही था तो इसका मतलब है कि बेटा जब पास में होगा ना तो ये इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, तो ये ग्रुप सीधा सीधा ग्रुप किस पर अटैक कर देगा, जाके कार्बोक्सिल ग्रुप पे, तो इसको भी H+ निकालना पड़ेगा और इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर ये बेटा पहले इस कार्बन से मांगेगा, फिर ये कार्बन जाके इससे इलेक्ट्रॉन मांगेगा, तब जाके कहीं ये H+ निकालेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर प्रतिस्थापी की संख्या जैसे जैसे दूरी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे अम्लीयता भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब कुछ एग्जाम्पल ये रहे बेटा आपकी जो NCERT बुक में लिखे थे pKa के मान के आधार पर, जैसे ये बेटा आपका पैरामिथॉक्सी बेंजोइक अम्ल है, ये बेंजोइक अम्ल है, और ये बेटा आपका पैरा नाइट्रो बेंजोइक अम्ल है। तो बेटा देखो पैरामिथॉक्सी बेंजोइक अम्ल का जो pKa मान होता है वो 4.41 होता है, और बेंजोइक अम्ल का होता है बेटा 4.19, और बेटा आपका 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड का होता है 3.14। तो हमने बेटा आपको बताया ही था, हमने आपको बताया था कि pKa मान जितना कम होगा अम्लीयता उतनी ही क्या होगी बेटा आपकी ज्यादा होगी, समझ गए ना। तो pKa मान सबसे कम किसका है, इसका, इसीलिए इसकी अम्लीयता ज्यादा है, और सबसे ज्यादा है 4 मेथॉक्सी की, इसलिए इसकी अम्लीयता सबसे कम है। क्लियर आ गया, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो फिर आगे चलते हैं। अब देखो बेटा अब इसके आगे हम बात करते हैं जो OH बंद है ना कार्बोक्सिलिक अम्ल का, कौन सा बेटा OH बंद, यानी कि इस प्रकार से तो लिखते हैं हम RCO और OH। तो अभी हम बेटा इस बॉन्ड की बात करें, मतलब OH बॉन्ड टूटेगा, समझ गए ना। तो OH बंद विदलन अभिक्रिया, तो इसमें कौन कौन सी अभिक्रियाएं आती है, तो इसमें बेटा क्षार धातु की क्षार एवं धातु के साथ क्रिया लिखते हैं। तो धातु कौन सा लेंगे बेटा, क्षारीय धातु है ना। जैसे हम आपको एग्जांपल देखो बताते हैं, जैसे मान लो हमने आपका ये लिया बेटा RCOOH, इधर भी लिया हमने बेटा RCOH, एक और ले लो RCOH, इसकी हम धातु मतलब सोडियम से क्रिया कराएं तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से H निकलेगा क्योंकि हम OH बदलन पढ़ रहे हैं ना, तो OH बदलन वाली मतलब जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, तो हम हाइड्रोजन को यहाँ से निकालेंगे, तो हम क्या करें बेटा इसके 2 अणु ले लें, इसके भी 2 अणु ले लें, तो क्या जाएगा यहाँ से 2 H निकल जाएंगे, मतलब H2 के रूप में, और ये 2 Na यही जुड़ जाएंगे, तो बेटा RCO ये वाला, फिर ये वाला O, और यहाँ से ये Na, तो ये बनेगा बेटा आपका RCOONA। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बना, क्या बना बेटा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण। अब देखो बेटा यहाँ पर ही बात करते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं NaOH के साथ एक क्षार ले लेते हैं, तो यार बेटा यहाँ से H और यहाँ से OH, क्या निकलेगा इस बार H2O, बनेगा क्या, वही उत्पाद बनेगा जो अभी ऊपर बना था RCOONA, यानी कि RCOONA, सोडियम लवण बना आपका किसका, कार्बोक्सिलिक अम्ल का। आगे देखो बेटा हम बात करते हैं NaHSO3 की या CO3 की, मान लो सोडियम बाइकार्बोनेट भी कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ से H और यहाँ से ये HCO3,
Na, प्रोडक्ट वही बनेगा RCOONA और प्लस निकलेगा बेटा H2CO3, H और H, H2CO3, ये बना बेटा आपका कार्बोनिक अम्ल। क्या बना? कार्बोनिक अम्ल। ये क्या बेटा आपका अति दुर्बल अम्ल है। कैसा है? बहुत ही दुर्बल अम्ल है। तो दुर्बल अम्ल है तो ये बेटा तुरंत की तुरंत ही टूट जाएगा किसमें? H2O में। देखो बेटा H2 और एक O निकल गया तो यहाँ पर क्या बचा? CO3 में से एक O निकल जाएगा तो क्या बचेगा? CO2। तो ये टूट जाता है आपका किसमें? H2O और CO2 में। क्लियर है ना? तो ये केवल आपकी एक ही रिएक्शन थी, मतलब यही रिएक्शन इतनी थी आपकी एनसीईआरटी बुक में OH बंद विदलन वाली अभिक्रिया। अब हम बात करेंगे बेटा बी रिएक्शन की, जिसमें आपका क्या होगा? COH बंद टूटेगा। क्या टूटेगा बेटा? CO भी लिख सकते हैं, CO बंद विदलन अभिक्रिया। अब इसमें देखो बेटा CO बंद विदलन अभिक्रिया में क्या होगा? इसमें देखो बेटा हम जैसे फर्स्ट रिएक्शन ही पढ़ें, पहली हम बात करते हैं इसमें निर्जलीकरण की, कि इसका निर्जलीकरण कैसे होगा। तो इसमें क्या करते हैं बेटा, इस प्रकार से RCOOH, दो अणु ले लेते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के, इसको ऐसे लिख देते हैं RC डबल बॉन्ड O और H। इसको हम क्या करें बेटा, केवल सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म कर दें तो यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका? H2O निकल जाएगा। क्या निकलेगा बेटा? H2O। और इस प्रकार से आपका एनहाइड्राइड बनेगा RCO, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो RCO। देखो RCO, इधर भी RCO, दो अणु दिख रहे हैं ना, का होल ट्वाइस, और ये ऑक्सीजन, ये बेटा आपका एनहाइड्राइड बना। क्या बना? एनहाइड्राइड। क्लियर हो गया? आगे देखो बेटा, आगे भी देखते हैं, इसको हम फर्स्ट नंबर डाल देते हैं। अब हम देखो बेटा बात करते हैं सेकंड नंबर की। अब किसकी बात करते हैं? सेकंड नंबर की। सेकंड नंबर में हम बात कर लेते हैं बेटा इससे PCl5, जैसे एक साथ ही लिख दें हम PCl3, PCl5 SOCl2 के साथ, सॉरी SOCl2 के साथ साथ एक और लिख लो बेटा NH3 के साथ। तो देखो बेटा हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल लिया RCOOH, इसकी क्रिया कराई PCl3 से, तीन अणु लिए। यहाँ से क्या करेंगे बेटा, हम OH निकाल देंगे। ठीक है ना? OH निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? RCO। देखो इस प्रकार से RCO और OH, बॉन्ड यहाँ से टूटा, मतलब ये OH तो गायब हो गया, तो RCO बचा ना, तो ये RCO और इससे जोड़ेंगे ये 3 Cl, क्योंकि 3 RCO तो 3RCl, सॉरी RCOCl, CO ये वाले Cl। अब देखो बेटा यहाँ पे 3 तो ऑक्सीजन है, क्योंकि 3 अणु लिए थे, 3 ही हाइड्रोजन है, एक P है, तो ये बन जाएगा बेटा H3PO3, फॉस्फोरस अम्ल। क्या बन गया बेटा? ये फॉस्फोरस अम्ल। इसको ऑर्थो फॉस्फोरस अम्ल भी बोल सकते हैं। आगे क्या करते हैं बेटा, यही अभिक्रिया अगर मान लो हम PCl5 से कराएं तो क्या होगा बेटा? बनेगा प्रोडक्ट यही RCOCl। देखो RCO, एक Cl, 5 में से एक निकाला, एक H के साथ निकाल दो HCl, 5 में से एक Cl ये रहा, एक ये रहा, दो निकले, 3 बच गए ना, 3 Cl है, एक फॉस्फोरस है और एक ये ऑक्सीजन बच गया, तो निकलेगा क्या बेटा? POCl3। इसको हम कहते हैं फॉस्फोरिल ठीक है। अब बेटा थायोनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो क्या हो जाएगा? RCOOH प्लस SO2Cl, सॉरी SOCl2, ये है आपका थायोनिल क्लोराइड। इसका नाम क्या है बेटा? थायोनिल क्लोराइड। यहाँ पर देखो बेटा RCO, एक Cl, तो RCOCl। अब 2 Cl थे, एक निकल गया ना, तो एक Cl और ये वाला एक H, क्या निकल जाएगा? HCl। अब बेटा SO में ये वाला ऑक्सीजन, और तो क्या बन जाएगा? SO2 बन जाएगा। तो ये तीनों के तीनों सेम प्रोडक्ट देते हैं बेटा, क्या? एसिल हैलाइड। ये प्रोडक्ट क्या है बेटा आपका? एसिल हैलाइड। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब अगर बेटा हम देखो ऐसे ही क्या करें, अगर हम इसकी क्रिया RCOOH की NH3 से और करा दें तो क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ से एक H, ये OH, H2O निकल जाएगा, और क्या बनेगा? RCO, यहाँ पे क्या बचा बेटा? NH2, ये बना बेटा आपका एमाइड। क्या बना? एमाइड। तो ये थी आपकी कुछ रिएक्शन। अभी आगे और भी रिएक्शंस हैं, आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करते हैं। देखो बेटा इसके आगे बात करते हैं एस्टरीकरण की। एस्टरीकरण में क्या होता है बेटा, कि हम कार्बोक्सिलिक अम्ल लेते हैं और उसकी रिएक्शन कराते हैं अल्कोहल के साथ अम्ल में। तो होता क्या है बेटा,
यहां से आपका H और यहां से OH, H2O निकलता है, तो बेटा क्या बनेगा RC और ये वाला R डैश, तो COR इसको हम कहते हैं बेटा एस्टर। तो ये क्या बना आपका, ये एस्टर बन गया। अब आगे देखो बेटा क्या हो जाएगा, अब हम इसको क्रिया विधि से समझते हैं कि भाई बना कैसे एस्टर। तो होता क्या बेटा, हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल लिया RC+OH, क्लियर। अब होता क्या बेटा, कार्बोनिल समूह में जो आपका ऑक्सीजन होता है ना बेटा, ये इस पर क्या होते हैं, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या करता है, अब आप देखो इस रिएक्शन में ये H+ है ना, ये अम्ल है, और आप सबको पता है बेटा कि अम्ल हमेशा क्या करता है, अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, बस वो अभिक्रिया को संपन्न कराता है, क्लियर है ना। तो अब देखते हैं बेटा ये कैसे संपन्न कराएगा। तो ये H+ क्या करेगा बेटा, पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल के संपर्क में आएगा। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या करेगा बेटा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो ऑक्सीजन परमाणु है कार्बोनिल समूह का, वो क्या करेगा, अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देगा। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसने इसको दिए तो इसका मतलब है कि इस पर आएगा माइनस, तो इस पे माइनस चार्ज आएगा, क्योंकि जिस पे इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पे माइनस चार्ज आता है, लेकिन इस पे ऑलरेडी पहले से प्लस था, तो ये माइनस और प्लस अपना क्या कर लेगा, बराबर। लेकिन ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो इस पर क्या आएगा, प्लस। तो वही देखो, लेकिन बेटा इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, मतलब ये इसके साथ बंद दे रहा है, इसको क्या दे रहा है, बंद। तो इसने देखो इसके साथ बंद बनाया RC डबल बॉन्ड O और O से जुड़ गया ये वाला H, और ये OH आपका जुड़ा ही था, इस पे भी दिखा दो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इस पे क्या आया, प्लस चार्ज, वो मैंने देखो ये दिखाया कि इस पे क्या आ गया बेटा, प्लस चार्ज, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिए। अब ये क्या करेगा बेटा, जैसे अब क्या होगा, एल्कोहल आएगा, तो एल्कोहल जैसे इसके संपर्क में आएगा तो ये क्या करेगा बेटा, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ले लेगा। क्यों, क्योंकि बेटा ऑक्सीजन पे क्या है, धन आवेश है, और ऑक्सीजन कैसा विद्युत ऋणात्मक था, तो ये तुरंत ही क्या करेगा, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। जैसे ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो क्या आएगा बेटा, माइनस आएगा, और इस पे प्लस है ही, तो वो चार्ज हो गया खत्म। अब कार्बन पे क्या होगा बेटा, क्योंकि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन से चले गए, तो इस पे क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया, क्लियर है ना। तो इस प्लस चार्ज पे एल्कोहल का जो ऑक्सीजन है वो अटैक कर देगा, तो यानी कि ऑक्सीजन क्या करेगा, कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो वहीं पर देखो बेटा, अब ये डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने ले लिए, तो इस पे आ गया सिंगल बॉन्ड OH प्लस चार्ज, खत्म। अब ये O कार्बन से जुड़ जाएगा O, और O से क्या जुड़ा था, H और R डैश, तो H और R डैश, ये OH आपके रहे। अब देखो बेटा क्या होगा, अब ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन, अब इस पे धन आवेश आ गया, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा बेटा, इस वाले हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पे माइनस आएगा, माइनस, और इस पे ऑलरेडी पहले से प्लस, तो माइनस प्लस चार्ज हो गया बैलेंस, और ये H+ के रूप में निकला। अब इस H+ पे क्या होगा बेटा, ये जो OH ग्रुप दिख रहा है ना आपको, तो OH ग्रुप में जो ऑक्सीजन है ये अपना लोन पेयर है, इसको दे देगा। जब ये दे देगा तो H इसके साथ जुड़ जाएगा, इस प्रकार से देखो आपका RCOH, और ये वाला O R डैश। अब इससे देखो क्या जुड़ा था, OH था ना, एक H और जुड़ गया तो O, ये वाला भी H, ये वाला H। लेकिन अब ऑक्सीजन पे क्या आ गया बेटा, यहाँ की ऑक्सीजन पे आ गया प्लस चार्ज। तो अब ये क्या करेगा, ये बेटा इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेगा। जैसे ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेगा, जैसे बेटा ये बॉन्ड गायब कर दे तो कार्बनिक संयोजकता बची 3, तो अब क्या करेगा, तो ये वाला OH अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। अब होगा क्या, देखो बेटा जैसे ये लोन पेयर देगा तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, डबल बॉन्ड। तो यहाँ से तो देखो बेटा ये H2O निकल गया, तो ये हमने यहाँ दिखा दे -H2O, तो बचा क्या RC। इसने अपना एक लोन पेयर दिया, इसका मतलब बन दिया, तो डबल बॉन्ड, फिर ये वाला O, ये R डैश, यहाँ पर OH। अब देखो लेकिन ऑक्सीजन पे क्या आया बेटा, प्लस चार्ज, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिए थे। अब ये अपना प्लस चार्ज बैलेंस करने के लिए क्या करेगा, हाइड्रोजन से ले लेगा बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन से बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन लेगा तो बनाएगा क्या, RCOOR, और ये H+ निकल जाएगा। यही H+ तो आपका क्या था बेटा, उत्प्रेरक था, तो उत्प्रेरक अंत में क्या हो जाता है, अभिक्रिया में निकल जाता है, वो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। क्लियर हो गया। अब आगे देखो बेटा, आप चेन बिल्कुल सिंपल है। देखो बेटा कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना, इसका आप चेन करोगे तो पहले एल्डिहाइड बनेगा, बाद में कीटोन बनेगा। अब बनेगा कैसे वो देख लेते हैं। तो आपने क्या किया बेटा, RCOOH लिया, 2 हाइड्रोजन लिए, इसका आप चेन हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा करा रहे हैं। तो होगा क्या बेटा, ये 2 हाइड्रोजन यहां से क्या करेंगे, देखो एक तो यहां से इस प्रकार से देखना बेटा, RC+O और OH, एक ऐसे जुड़ेगा, इधर निकल गया, ये क्लियर है ना, H2O निकल गया। अब दूसरा हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, जब ये बेटा निकल जाएगा, इसको लेकर निकल गया, तो दूसरा हाइड्रोजन यही जुड़ेगा, तो RCHO, वही बना RCHO। अब RCHO बना, इसका क्या हो जाएगा, फिर से आयन होगा। तो अब देखो बेटा RCHO का कैसे होगा, अब ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन पे क्या आएगा माइनस, कार्बन पे प्लस, तो एक H तो इसके साथ जुड़ जाएगा, एक H इसके साथ जुड़ जाएगा, इस प्रकार से RCH2OH, RCH2OH, ये बना बेटा प्राथमिक एल्कोहल। अब देखो बेटा बात करते हैं विकार्बोक्सिलीकरण की।
विकार्बोक्जिलीकरण में क्या होता है बेटा, कार्बोक्जिलिक अम्ल का सोडियम लवण लेते हैं। क्या लेते हैं हम? कार्बोक्जिलिक अम्ल का सोडियम लवण लिया, उसकी सोडा लाइम के साथ क्रिया कराते हैं। सोडा लाइम क्या होता है बेटा, देखो ये रेखा है NaOH, यहाँ लिखे दे रहा हूँ। सोडा लाइम क्या होता है बेटा, NaOH और CaO का मिक्सचर, इसे कहते हैं बेटा क्या, सोडा लाइम। तो ये है आपका सोडा लाइम। तो बेटा इसमें क्या होता है, NaOH तो रिएक्ट करता है, CaO एज ए कैटालिस्ट रहता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से Na2CO3 ऐसे Na2CO3 निकल गया, ये R उससे जुड़ गया ये वाला H, मतलब ये एल्केन बन गया। तो ये हो गया बेटा विकार्बोक्जिलीकरण। इसके बाद HBZ रिएक्शन, ये बेटा आपकी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए, क्लियर है ना। इसमें देखो HBZ रिएक्शन क्या होता है बेटा, हेल बोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया। क्या होती है बेटा, हेल बोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें एक चीज हम आपको बता दें बेटा कि ये अभिक्रिया केवल वो ही कार्बोक्जिलिक अम्ल देंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। एक चीज यहां पर लिख लेना, यह अभिक्रिया केवल वे ही कार्बोक्जिलिक अम्ल देंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होगा, या हम ये कह दें कि HCOOH यह अभिक्रिया नहीं देगा, क्योंकि जिनमें इनमें क्या होता है बेटा, अल्फा हैलोजन व्युत्पन्न बनता है। जो आपकी HBZ रिएक्शन है इसमें क्या बनता है, अल्फा हैलोजन व्युत्पन्न बनता है। तो अल्फा हैलोजन व्युत्पन्न बनेगा तो इसका मतलब क्या है कि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन। तो बेटा आपका एक HCOOH जैसे हम फॉर्मिक अम्ल कहते हैं, फॉर्मिक अम्ल में कोई भी आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, तो यह अभिक्रिया नहीं देगा। तो हमने देखो बेटा लिया एक RCH2COOH। अब देखो हमने आपको बताया भी था, ग्रुप के जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन से ये दो हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे बेटा आपके, ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन हो जाएंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन का हम क्या कराते हैं बेटा, लाल फास्फोरस द्वारा किसी हैलोजन के साथ क्रिया करें। हैलोजन कौन से होंगे, Cl और Br, ठीक है ना। तो क्या होगा बेटा, जैसे मान लो X2 लिया तो यहाँ से एक H और यहाँ से एक X, HX निकल जाएगा, जहां से H निकाला वहीं एक X जोड़ दिया, आपने अल्फा से निकाला अल्फा पे X जोड़ दिया, तो ये आपका बेटा बना अल्फा हेलो कार्बोक्जिलिक एसिड। क्या बना, अल्फा हेलो कार्बोक्जिलिक एसिड बना। तो ये थी बेटा आपकी HBZ रिएक्शन। आगे लिखो बेटा, बस थोड़ा सा और बचा है, इसके बाद फिर इसको समाप्त करते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अब देखो बेटा इसके साथ ही अब हम बात करते हैं बेटा वलय प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मतलब अब हम ऐसी अभिक्रिया पढ़ेंगे जिसमें बेटा रिंग पर आपके क्या करेंगे, जो आपके नए अभिकर्मक होंगे वो अटैक करेंगे। तो रिंग का मतलब क्या हुआ बेटा, रिंग कि आपको एरोमेटिक कार्बोक्जिलिक अम्ल लेना है। तो हमने आप देखो बेटा एरोमेटिक कार्बोक्जिलिक अम्ल लिया, तो एरोमेटिक कार्बोक्जिलिक अम्ल में हमने लिया बेटा बेंजोइक अम्ल, और इसकी हम सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रीकरण अभिक्रिया की। किसकी बात करते हैं, नाइट्रीकरण अभिक्रिया की, और इसका नाम है बेटा बेंजोइक अम्ल। तो बेंजोइक बेटा तो हम इसका कराते हैं नाइट्रीकरण। तो नाइट्रीकरण में होता क्या बेटा, नाइट्रेटिंग मिक्सचर, जो आपका नाइट्रेटिंग मिश्रण होता है ना उसकी क्रिया कराते हैं। नाइट्रेटिंग मिश्रण होता क्या बेटा, नाइट्रेटिंग मिश्रण होता है सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का मिक्सचर होता है, क्लियर। तो इसमें होता है क्या बेटा, जो सांद्र नाइट्रिक अम्ल है ये तो अभिक्रिया में भाग लेता है, और जो सांद्र H2SO4 क्या करता है बेटा, ये उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो अब क्या होगा बेटा, जो आपका कार्बोक्सिलिक समूह है ना COOH समूह, ये मेटा डायरेक्टिंग है, मतलब ये आने वाले समूह को मेटा कंडीशन पर पहुंचाता है। तो मेटा कंडीशन तो देखो क्या होगा बेटा, जैसे ये बेंजीन रिंग है ना, तो यहां से क्योंकि ये आपकी ऑर्थो हो गई, ये मेटा है ये पैरा है, तो हम क्या करते हैं बेटा मेटा वाली कंडीशन से यहां से एक H निकालते हैं, और यहां से एक H, तो H2 और एक O निकाल देंगे, तो क्या बचेगा NO2 बचेगा ना, वो NO2 यहां जुड़ जाएगा, तो ये NO2 क्या H2O, इसका नाम हो जाएगा बेटा मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। क्या हो जाएगा, मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। सेम ऐसे बेटा ब्रोमीनीकरण, ब्रोमीनीकरण में क्या होगा, हैलोजन वाहक आपका आयरन ब्रोमाइड लेंगे हम, ठीक है ना, या फेरिक ब्रोमाइड बोल सकते हो, ब्रोमीन से क्रिया कराओ, वही सेम बेटा मेटा कंडीशन से क्या होगा, यहाँ से एक H एक Br निकलेगा, HBr निकलेगा, Br जुड़ जाएगा वहीं पर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बेटा मेटा ब्रोमो बेंजोइक अम्ल। हो गया। अब बस एक जो नोट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा आपका, इसको देख लेना अच्छे से। लिखा है कि एरोमेटिक यौगिक फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता,
क्यों नहीं देता? देखो बेटा, जो एरोमेटिक यौगिक होगा ना वो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्यों नहीं देगा? जैसे मान लो बेटा ये लिया हमने COOH, और इसको हम क्या कराते हैं बेटा, एरोमेटिक रिएक्शन सपोज मान लो हमने एल्किल हैलाइड CH3Cl से कराया, ये होती है निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तो क्या होगा बेटा कि यहाँ पर जो आपका ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना वो अटैक कर देता है किस पर? AlCl3 पर। तो AlCl3 क्या होता है? कार्बोक्सिलिक समूह पर आकर इस प्रकार से जुड़ जाता है। ये जुड़ गया। अब ये जुड़ गया तो बेटा क्या किया इसने? इस ग्रुप को निष्क्रिय कर दिया। अब जब ये निष्क्रिय हो गया तो क्या हो जाएगा बेटा? अब यहां से इलेक्ट्रॉन रिंग में या रिंग से इलेक्ट्रॉन उस पर तो जा नहीं रहे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब रिंग पर ये एल्किल या कोई एसिल हैलाइड वाला ग्रुप जो है ना रिंग पर अटैक नहीं कर पाएगा। जब वो रिंग पर अटैक नहीं करेगा तो इसका मतलब ये आपकी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देगा। तो देखो लिखा क्या है, लिखा है एरोमेटिक जो आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता। क्यों नहीं देता? तो लिखा भी है क्योंकि AlCl3, जैसे हमने बताया AlCl3 कार्बोक्सिलिक समूह से क्रिया कर लिया, संकुल यौगिक बना लेता, क्योंकि ये संकुल बन गया, और एल्किल हैलाइड या एसिल हैलाइड का रिंग पर आक्रमण नहीं हो पाता। तो इस वजह से क्या होता है, रिंग पर आक्रमण नहीं हो पाता, तो इसलिए क्या होता है ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देते। फिर एक यूज है बेटा, आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा कि जो हेक्सेन डाइओइक एसिड है ना, हेक्सेन डाइओइक अम्ल, इसका उपयोग जो है ना बेटा वो नायलॉन 6 बनाने में करते हैं। नायलॉन 6 क्या है बेटा? ये आपका एक बहुलक है, इस बहुलक को बनाने में किया जा रहा है। तो ये था आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसी के साथ बेटा आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। तो यदि आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो बेटा तो ये अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।